हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। हम लोग डेली आज से जो है एक एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। मैंने प्रैक्टिस सेट को बिहार पुलिस फायरमैन को ध्यान में रखते हुए ही सेट किया हूँ। तो बस आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक बिहार पुलिस फायरमैन का जो मिनी मॉक टेस्ट मैंने करवा रखा है, आपने यदि अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप मिनी मॉक टेस्ट के द्वारा आप जो है कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको करने का मौका मिलेगा। साथ में साथ आप प्रैक्टिस सेट मेरे साथ डेली करते जाइए तो आपको डबल फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? आपको बताना है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित होने के कारण हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आपको एक बार अच्छे से रिपीट कर देता हूँ। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सिंधु नदी के तट पर स्थित होने के कारण हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। अब आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब अवक्षेपण तलर रूप से पृथ्वी पर आता है तो उसे कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है बादल, बारिश, हिमपात, जलवाष्प। आपको बताना है कि जब अवक्षेपण तलर रूप से पृथ्वी पर आता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा बारिश। जब अवक्षेपण तलर रूप से पृथ्वी पर आता है तो उसे बारिश कहा जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस डैश को समर्पित है। आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसको समर्पित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस को नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी जाना जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी का जयंती कब मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी का जयंती 19 नवंबर को मनाया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी की जयंती को जो है हम लोग राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में 19 नवंबर को मनाते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। हमारा ये जाकिर हुसैन, तो आपको मालूम होगा कि जाकिर हुसैन जो हैं वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस के रूप में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार और आपको अच्छे से रिपीट कर देता हूँ कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जो कि हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इंदिरा गांधी का जयंती को हम लोग राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में हर साल 19 नवंबर को मनाते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जाकिर हुसैन जो कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन हम लोग हर साल 25 दिसंबर को मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में। तो आप ये भी याद रखिएगा। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अमिंदी और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अमंदी और मिनिकॉय लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। आप ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना डैश कहलाता है। आपको बताना है दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना क्या कहलाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वार कहलाता है। दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना ज्वार कहलाता है। ठीक है, और ज्वार को जो है पृथ्वी की सतह पर सूरज और चंद्रमा द्वारा तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार को प्रेरित करता है। तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको बताना है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग के अंतर्गत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग आता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इल्विन समझौता निम्न में से किससे संबंधित है। आपको बताना है गांधी इल्विन समझौता किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी इल्विन समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब पारित किया गया था? तो मार्च 1931 को गांधी इल्विन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इनमें से भूकंप के प्रभाव का कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें जो है हमारा ऑप्शन झटके और ज़मीन का टूटना, मृदा द्रवीकरण, मानवीय प्रभाव और उपर्युक्त में से सभी पूछ रहा है कि इनमें से भूकंप के प्रभाव कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। झटके और ज़मीन का टूटना भूकंप का प्रभाव है, मृदा द्रवीकरण ये भी भूकंप का प्रभाव है, मानवीय प्रभाव ये भी भूकंप के प्रभाव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस मृदा को रेगुल मृदा के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा को रेगुल मृदा के रूप में भी जाना जाता है। और आप एक बात और नोट कीजिए कि काली मृदा में जो है कपास का खेती अच्छे से होता है, जिसके कारण काली मृदा को काली कपास मृदा के रूप में भी जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को प्रकाशित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को प्रकाशित करता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग समान भागों में विभाजित करती है। ये क्वेश्चन दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से टिक मार्क कर लीजिए। ठीक है, पूछ रहा है आपसे कि कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग समान भागों में विभाजित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा भारत को लगभग समान भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा के रूप में भी जाना जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि भारत के किस किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, लिख लीजिए मित्र पर गमछा झार। ठीक ना, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो आपका इससे क्लियर हो जाएगा। मी से हो गया मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, पो से पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान, गो से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छो से छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक ना, तो ये कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा, तो आपको याद हो गया होगा। कैसे याद रखिएगा, बस मित्र पर गमछा झार, तो आपको याद हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। आई होप आपको ये ट्रिक याद हो गया होगा। ठीक है, याद हो गया तो कमेंट में बताइए आप अपने से टाइप करके। ठीक ना, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, औरंगजेब द्वारा सिख धर्म के किस गुरु को मृत्युदंड दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था। गुरु तेग बहादुर जो थे सिख धर्म के 9वें गुरु थे, तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों जायद फसल नहीं है। अब जायद फसल क्या होता है, तो जायद का मौसम खरीफ और रबी के मौसम के बीच का एक छोटा सा मौसम होता है। इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को जायद फसल के नाम से जाना जाता है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है कद्दू, तरबूज, खीरा, करेला आदि। ये सभी जो हैं जायद की फसलें हैं। ठीक है,
आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। आपको बताना है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। आप पॉइंट नोट करते जाइए। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान का शासनकाल जो है 1782 से 1799 तक था। तो आप ये भी याद रखिएगा, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, उनका शासनकाल 1782 से 1799 ईस्वी तक था। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्या प्रश्न क्या है कि मैंग्रोव वनस्पति द्वारा भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है। आपको बतलाना है मैंग्रोव वनस्पति भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव वनस्पति भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। हमारा क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको मालूम होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था अमृतसर में। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ था। आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कारण हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है जन सुरक्षा अधिनियम, रॉलेट एक्ट, आयुध अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कारण हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। रॉलेट एक्ट को काला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो आप लिख लीजिए रॉलेट एक्ट 10 मार्च 1919 को पारित हुआ था। और रॉलेट एक्ट को काला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब रॉलेट एक्ट में होता क्या था, तो रॉलेट एक्ट में जो है किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही गतिविधियों में शामिल किया करके उन्हें जेल में या कैद कर दिया जाता था। ठीक ना, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित स्थान किस उत्पाद निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिलाई छत्तीसगढ़ स्टील निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, आपको अब छत्तीसगढ़ के पूछा जाएगा प्रश्न कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी थे। ठीक ना, अजीत प्रमोद कुमार जोगी, यहाँ इधर लिख देता हूँ, अजीत प्रमोद कुमार जोगी जो थे वह छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आप लिख लीजिए छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय। दिनेश नंदन सहाय जो छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल थे। और आपसे पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो अभी मैंने आपको बताया अजीत प्रमोद कुमार जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे और दिनेश नंदन सहाय जो छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, दोनों। गोलमेज सम्मेलन 1931 और 1932 दोनों वर्ष में आयोजित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उच्च पर्वत दर्रा रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमालय की पूर्वी पीर पंजाब श्रेणी की एक उच्च पर्वत दर्रा है। तो आप ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनगणना। जनगणना जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है। जनगणना जो है दोस्त हर 10 साल में होती है। ठीक है ना, पिछले बार 2011 में हुई थी, अब इस साल 2021 में होगा। और ये 2021 का जनगणना जो है भारत में 16वां जनगणना होगा और 2011 वाला जनगणना जो था वह भारत का 15वां जनगणना था। ठीक ना, और 2021 के जनगणना के बारे में जो है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2011 की राष्ट्रीय जनगणना जो है मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। मतलब कि पूरी तरह से 2021 की जनगणना जो है डिजिटल तरीके से होगा। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक दोस्त, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को डैश के द्वारा हटाया जा सकता है। आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट के जजों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजों को सांसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है,
बढ़ते हैं दोस्त हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में किस देश के विदेशी श्रमिकों के वीज़ा विशेष रूप से H1B पर प्रतिबंध की अवधि समाप्त कर दी गई है? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने अप्रैल 2021 में श्रमिकों के वीज़ा विशेष रूप से H1B पर प्रतिबंध की अवधि को समाप्त कर दिया है। आपको मालूम होना चाहिए अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, ठीक ना, याद रखिएगा। और अमेरिका का मुद्रा क्या है, तो अमेरिका का मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। और अमेरिका के अध्यक्ष कौन है, तो जो बिडेन जो हैं अमेरिका के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो आप नोट करते जाइए दोस्तों, मैं आपको अच्छे से रिपीट कर देता हूँ कि अमेरिका ने H1B वीज़ा पर प्रतिबंध की अवधि को समाप्त कर दिया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और अमेरिका के अध्यक्ष जो बिडेन हैं, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्त हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ पूर्व दिशा में बहती है? देखिए दोस्त आप नोट कीजिए, पूर्व दिशा में बहने वाली कौन सी नदी है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियाँ जो है पूर्व दिशा की ओर बहती है। तो ऑप्शन में से हमारा कावेरी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक ना। कावेरी जो है पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। और नर्मदा, तापी, लूनी, साबरमती और माही, ये सभी नदियाँ जो है पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा के 2 सत्रों के बीच समय का अंतराल डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के 2 सत्रों के बीच समय का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, या कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल हमें बताता है। तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 85, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 85 बताता है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप ये भी याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिब्राल्टर की जलडमरू मध्य जोड़ती है। तो जिब्राल्टर की जलडमरू मध्य जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। चौधरी चरण सिंह जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक था और उनको अपने कार्यकाल के दौरान संसद में बोलने का मौका नहीं मिला था। और चौधरी चरण सिंह जो थे भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1790 के दशक में डैश की चढ़ाई के साथ फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो गया था। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 से 1790 के बीच में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1790 के दशक में डैश की चढ़ाई के साथ फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। 1790 के दशक में नेपोलियन बोनापार्ट की चढ़ाई के साथ फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी राजनेता और सैन्य नेता था जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक तोपखाने के कमांडर के रूप में प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन 42वां संविधान संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान या इंदिरा गांधी के संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्त हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी थी। तो जर्मनी ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी थी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु डैश है। आपको बताना है लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ठीक है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का अधिकतम सामर्थ्य कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का अधिकतम सामर्थ्य 250 है और 250 में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा नामित है और 238 जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं, ठीक ना। 12 राष्ट्रपति के द्वारा नामित है और 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा प्रतिनिधित्व है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। जिसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन कब हुआ था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ठीक ना। तो आप ये भी याद रखना। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुरा और विंध्या पर्वतमाला के बीच निम्न में से कौन सी नदी बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। और यूपी जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है यूपी। यूपी की आबादी जो है ब्राज़ील की आबादी से भी अधिक है, तो आप ये भी याद रखना, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के साथ जुड़े थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली। हैदर अली जो है फ्रांस के साथ जुड़े थे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नीति आयोग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग की मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NB रमन्ना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने NB रमन्ना को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, नीली क्रांति डैश से संबंधित है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीली क्रांति के जनक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर, लिख लीजिए आप, हीरालाल चौधरी। डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन, ठीक ना। डॉक्टर अरुण कृष्णन, ये दोनों जो नीली क्रांति के जनक थे। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नीली क्रांति का जनक डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को माना जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मतलब NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। आपको बताना है NDA कहाँ है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी महाराष्ट्र के पुणे में खड़गवासला के पास स्थित है। और NDA जो है दुनिया का पहला त्रिसेवा अकादमी है, मतलब कि यहाँ पे सेना के तीनों अंगों को की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक ना। तीनों विंग्स का, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, NDA में तीनों सेना को ट्रेनिंग दिया जाता है। इसलिए NDA जो है दुनिया की पहली त्रिसेवा अकादमी है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में खड़गवासला के पास स्थित है।